Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the Vision IAS PT 365 Quality Section Judiciary. In previous video we have studied about the Central-State relations. Now we are going to discuss about the Judiciary, in which we have the first topic here, public interest litigation. Recently, Supreme Court has objected to frivolous public interest litigation (PIL) petitions and imposed penalties on petitioners for filing luxury litigations. तो ये PIL से रिलेटेड पहला आपका न्यूज है दोस्तों, जुडिशरी के अंतर्गत चैप्टर 4 है ये पॉलिटी का। तो हाल ही में क्या हुआ है, न्यूज में क्यों है, पहले देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है, मैंने अपनी नाराजगी जताई है कि इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा रहा है। कुछ पर तो उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है, इसीलिए ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये न्यूज में है। तो हम जान लेते हैं कि ये PIL होता क्या है और ये कब से एग्जिस्ट करता है इंडियन पॉलिटिक में। So, the PIL is the use of laws to advance human rights and equality to raise issues of broad public concern. तो PIL होते हैं कि सर अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें पब्लिक के ह्यूमन राइट्स या इक्वलिटी की बात की जाती है, ब्रॉडर पब्लिक की मांग होती है, तो कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जाता है, या कहें कि लिटिगेशन फाइल किया जाता है। पिटीशन तो नहीं कहेंगे, उसको लिटिगेशन फाइल किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, उनको। एक्सप्रेशन PIL हैज बीन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप याद रखेंगे PIL कहां से आया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। PIL इज बेस्ड अपॉन द आर्टिकल 39A which makes sure that the states secure and provide justice without any discrimination based on caste, religion and creed। तो ये आर्टिकल 39A जो DPSP है हमारा, उसके अंतर्गत क्या है, तो स्टेट ये इंश्योर करेगा कंप्लीट जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी जाति, धर्म और PIL इज द पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स। तो PIL क्या होता है, कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक जो है वो फाइल कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट जो है ये पब्लिक को पावर देती है कि अगर आप अपने कोई मुद्दे उठाना चाहते हैं तो PIL के थ्रू उठा सकते हैं। राइट दोस्तों, अब बैकग्राउंड क्या है PIL का ये देख लेते हैं। PIL कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस कृष्ण अय्यर इन मुंबई कामगार सभा। जो मुंबई कामगार सभा था उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले ये उठाया था, वर्सेस अब्दुल थाई केस में, वेयर अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशंस वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट अ रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। तो उनको रीट पिटीशन फाइल करने की इजाजत दी गई थी अंडर आर्टिकल 32। ये 1976 में हुआ था। अब 1979 की बात करते हैं तो फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL वाज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो पहला PIL जो फाइल किया गया था वो 1979 में हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज जाकर के इसके बारे में पढ़िए, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दैट फोकस्ड ऑन द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल्स। तो ये किस पे फोकस था, तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल पर बेसिस था, उसको लेकर के PIL ये फाइल किया गया था। अब 1981 में आते हैं। न्यू पीरियड ऑफ PIL मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जस्टिस PN भागवती इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो दो नाम आ गए दोस्तों, एक जस्टिस कृष्ण अय्यर आ गए और दूसरा नाम आ गया PN भागवती। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध PIL से है, जस्टिस कृष्ण अय्यर और PN भागवती। Justice Bhagwati has been called as the father of the PIL in India. Very, very important for the prelims point of view. Justice Bhagwati has been called as the father of PIL in India. Now we move forward. Public interest cases may arise from both public and private law matters. तो मतलब दोनों हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लॉ मैटर्स दोनों हो सकते हैं। सम ऑफ द मैटर्स विच आर कंसिडर्ड अंडर PIL आर बॉन्डेड लेबर, atrocities on women, environmental pollution, food adulteration, maintenance of heritage and culture। तो ये इनके ऊपर आप PIL फाइल कर सकते हैं। PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं या तो आप किसी हाई कोर्ट में भी PIL फाइल कर सकते हैं। अब PIL से रिलेटेड महत्वपूर्ण जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, मतलब केसेज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1981। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस हुआ था। एनी मेंबर ऑफ पब्लिक और NGO एक्टिंग बोनाफाइड कैन इन्वोक रेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 and 32 or 32 respectively, seeking
redressal against violation of legal or constitutional rights of person who due to social and economic or any other disability cannot approach court। तो इस आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो अगर कोर्ट तक उसकी अप्रोच नहीं हो सकती है, तो आर्टिकल 2 टू 6 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो अपना रिट दाखिल कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में हुआ था। पीआईएल ब्राउट अगेंस्ट गंगा वाटर पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पेटिशनर although not a riparian owner entitled to move the court for enforcement of statutory provisions as he is person interested in protecting lives to people using गंगा रिवर। तो ये जो गंगा वाटर पॉल्यूशन के अगेंस्ट में किसी व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये गंगा के जो है ये सबके लिए बहुत जरूरी है, इनके पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, कौन सा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके लेजिस्लेशन इसमें प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, उसके एनफोर्समेंट के लिए ये पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय, कौन कौन कर सकता है, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, पेटिशनर्स नीड नॉट बी ए एग्रीव्ड पर्सन, तो कोई भी भारत का नागरिक जो एग्रीव्ड पर्सन नहीं हो वो पीआईएल फाइल कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशंस नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एजेंडास बट पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऐसे एनजीओ जिनका पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक के लिए काम करते हो, नॉट पर्सनल एजेंडा के तौर पे, तो ऐसे भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट्स में टेक अवेयरनेस ऑफ अ मैटर इफ इट इज पब्लिकली इंपॉर्टेंट एंड कैन आल्सो अपॉइंट एन एडवोकेट, तो समय समय पे कोर्ट भी क्या करती है, कोर्ट को भी लगता है कि कोई अगर मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो उसके लिए वो एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकती है। अब ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये आजकल बहुत ही चर्चे में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनजीटी के बारे में कि एनजीटी जो है वो हाई कोर्ट के एक सबऑर्डिनेट की तरह कार्य करेगा। सो फार एज टेरिटोरियल jurisdiction is concerned regarding an order prohibiting constructions work at रसिकोंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम, तो रसिकोंडा हिल्स विशाखापट्टनम में कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि जो एनजीटी है वो सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करेगा हाई कोर्ट के। और ये न्यूज में क्यों रहा है, तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑर्डर विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में कोई तनातनी हो जाती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, दैट मींस की हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना हुआ हो, तो उसकी जो ऑर्डर्स होंगे वो प्रिवेल करेंगे, ना कि स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स के। पहले क्या होता था, इन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1997 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू रीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। देखिए दोस्तों, ये कहा था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि जो भी ट्रिब्यूनल्स का केस होगा वो रीट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। अब की डिफरेंसेस क्या है ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में, तो सबसे पहले हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। दो आर्टिकल ऐड किए गए थे, 323 का ए और 323 का बी। तो 323 का ए जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए था, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और 323 का बी जो था वो अदर मैटर के लिए था। 323 का ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए था और 323 का भी अदर मैटर्स के लिए था। और ये बना किस लिए, किसके आदेश पर था, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था ट्रिब्यूनल्स, याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लेकिन हाई कोर्ट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है। पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल्स बनाने का, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर, तो कुछ खास चीजों पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। और हाई कोर्ट तो आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनका अपना एक जुरिसडिक्शन होता है, और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केस पर अपना फैसला देते हैं। तो आपको
हाई कोर्ट के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। प्रोसीजरल कंप्लायंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, नॉट बाइंड बाय द स्पेसिफिक प्रोसीजर लाइक सीआरपीसी बट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इनको जो है किसी खास तरीके के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है। ये चाहे तो जरूरत के हिसाब से ये फैसला या फिर प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मेंबर कौन होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, तो ए मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विद स्पेशल नॉलेज। आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल वाले ही जा सकते हैं। इसके पावर क्या है, तो लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर सेट, पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज अंडर मेकिंग ए डिसीजन। तो ये आपको पता होगा हाई कोर्ट का पावर क्या है। और ट्रिब्यूनल्स के पावर सिर्फ वही तक होते हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं। उनको खूब एक खास टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट के लिए उनका पावर सेट किया जाता है, तो उसी पावर के अंतर्गत वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है ये क्या होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स अभी देश में काम कर रहे हैं, तो याद रखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको आप कैट कहते हो, वो है कंपटीशन एप्लीट ट्रिब्यूनल, कॉम्पैट जिसका नाम है, ये अभी काम कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसकी चर्चा हमने ऊपर करी है। फिर है इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ये होता है अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई अगर विवाद हो तो उनको आप इनमें चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल है, याद रखेंगे। कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि कस्टम और सर्विस टैक्स से रिलेटेड ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है, आपको पता होगा, अभी हमने देखा पिछले वीडियो में। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, तो ये कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनजीटी का, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या। तो इसको किससे बनाया गया है, तो एनजीटी एक्ट 2010 आया था, उसके थ्रू इसको बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है एनजीटी। एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू ये बनाया गया है। ये तो फैक्चुअल है, आपको फैक्ट है, याद रखना है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या है, तो चेयरपर्सन होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई, यानी कि आपका एनजीटी के चेयरपर्सन होते हैं, वो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, लेकिन आपको कंसल्ट करना पड़ता है सीजीआई के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखेंगे, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, तो ट्राइब्यूनल्स में कम से कम तो 10 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर होने चाहिए, और वो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए। टेन्यूर क्या होता है, तो 5 इयर्स का होता है। आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि एक ट्रिब्यूनल को दोबारा आप नहीं बना सकते, उससे क्या होता है, उसको बर्खास्त करके एक नई ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। अब फंक्शन क्या होता है, तो जुरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी सिविल केसेज होंगे, याद रखेंगे, सिविल केसेज को ये हैंडल करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्ट आया था दोस्तों 2021 में, कौन सा एक्ट, तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो इट रिप्लेसेस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। तो ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके एक्ट बना दिया गया, बस सिर्फ इतना ही आंसर है। इट प्रपोजेस टू डिसॉल्व सर्टेन एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज एंड ट्रांसफर देयर फंक्शन टू अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 ट्रांसफर टू हाई कोर्ट। यानी कि इस एक्ट में कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स थे जिनके पावर को घटा करके हाई कोर्ट को दे दिया गया या कि दूसरे ट्रिब्यूनल्स को दे दिया गया। एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत जो पावर था ना, वो हाई कोर्ट को दे दिया गया, यानी कि अब ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था वो उसके पास अब ये पावर नहीं रह गई। इट प्रपोजेस टू सेट अप अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी दैट विल सेलेक्ट एंड अपॉइंट चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स, यानी कि ये ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और मेंबर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक कमिटी के सिलेक्शन की बात करती है। इट अमेंड्स फाइनेंस एक्ट 2017 टू स्पेसिफाई दैट दिस कमिटीज विल कंसिस्ट ऑफ सीजेआई, Supreme Court nominated by him as a chairperson with second casting vote in case of tie. Two secretariat nominated by central government sitting or outgoing chairperson or retired Supreme Court judge or retired Chief Justice of High Court. Secretary of Ministry under which tribunal is constituted with no voting right. ठीक है दोस्तों, आगे है कि इट रिटेन्स टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर at 4 years subject to an upper age limit of 70 years for chairperson and 67 years for the other member. तो chairperson का जो
एज होता है, एज लिमिट वो 70 ईयर्स होते हैं और मेंबर्स का जो एज लिमिट होता है वो 67 ईयर्स होते हैं विद द प्रोविजन ऑफ रीअपॉइंटमेंट, और ये रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। 50 ईयर्स इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और मेंबर, यानी कि मिनिमम 50 साल और अधिकतम 70 साल। अब भारत में ट्रिब्यूनल का विकास कैसे-कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो चलते हैं 1941 को। फर्स्ट ट्रिब्यूनल बना था किस पे? तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1941 में। मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले ही पहला ट्रिब्यूनल बन गया था आपका, और उसका नाम क्या है? तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर बढ़ते हैं 1969 में। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी रिपोर्ट जो आई थी, आपको पता होगा, सेटअप सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल एट ए नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो इसके थ्रू बनाया गया था, आपको सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल बनाया गया था 1969 में। आगे बढ़ते हैं तो 1974 सिक्स्थ लॉ कमीशन। सिक्स्थ लॉ कमीशन रिकमेंडेड separate high-powered tribunals and commissions for the adjudication of matters in high courts। तो सिक्स्थ लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि आपके पास हमें एक सेपरेट हाई पावर्ड ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता होगी फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स इन हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं तो 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड टू कंस्टिट्यूट अ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हमने ऊपर देखा था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी और साथ ही साथ कुछ और ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं तो 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 रीऑर्गेनाइज्ड ट्रिब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटी। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2017 में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, और एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, अलग से एक ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाया गया था। अब 2021 की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रेशनलाइजेशंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, जो कि एक्ट बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है इससे ये भी देख लेते हैं हम। स्पीकर एज ट्रिब्यूनल, स्पीकर ऑफिस has been under controversy for its decision on disqualification of MLAs. Supreme Court has asked Parliament to rethink whether disqualification petition ought to be entrusted to a speaker as a quasi-judicial authority, as a speaker continues to belong to a political party either de jure or de facto। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिक्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है, क्या ये स्पीकर को देना सही है? जबकि आपको पता होगा कि स्पीकर भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट से पूछ रही है। पार्लियामेंट में सीरियसली कंसिडर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस टू सब्स्टिट्यूट अ स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज arbiter of dispute concerning disqualification which arise under 10th schedule with the permanent tribunals। ठीक है, आप इस बात को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल सैंक्शनड सीट फिल्ड 34 आफ्टर मोर देन 2 इयर्स, यानी कि जितने सीट होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में 34, 33 जजेस और 1 सीजेआई, तो ये पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं आफ्टर 2 सालों के बाद, इसलिए न्यूज में है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे किए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ 32 जजेस एज अगेंस्ट ए सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। तो प्रेजेंट में 32 जजेस है, लेकिन होना चाहिए कितना, सैंक्शन कितना किया गया, स्ट्रेंथ 34 किया गया है दोस्तों। एज पर आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 124 का 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट को इम्पावर करती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को वो घटा बढ़ा सकती है। कौन? पार्लियामेंट गढ़ा। ये बहुत बार आपको टेस्ट सीरीज अगर वगैरह देते होंगे तो ये बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के पावर किसके पास होता है? तो ये पार्लियामेंट के पास होता है। और ये अधिकार पार्लियामेंट को कौन देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 का 1 देता है। अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन जुडिशियरी देख लेते हैं कैसे होता है। तो Chief Justice of India and judges of Supreme Court are appointed by the President under Article 124 का
2 इसके तहत प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। सीजीआई शुड बी अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। नेक्स्ट सीजीआई नेम इज रिकमेंडेड बाय द आउटगोइंग सीजीआई, यानी कि आने वाले सीजीआई का जो नाम होता है वो जो जाने वाले सीजीआई होते हैं वो रिकमेंड करके जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इज द वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो कॉलेजियम सिस्टम आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो आप सब तो जानते ही होंगे कि क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी होती है विच इज हेडेड बाय द इनक्यूबेंट सीजीआई एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द court at that time. High Court Collegium is led by the incumbent Chief Justice and 2 other senior most judges of that court. तो यानी कि हाई कोर्ट कॉलेजियम में सीजीआई होंगे और 2 अदर मोस्ट जजेज होंगे उस कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कौन कौन होंगे? तो सीजीआई होंगे, 5 मेंबर कमिटी होती है, हेडेड बाय सीजीआई होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं, कौन कौन से कॉलेजियम सिस्टम से लेकर के केस हुए हैं। तो फर्स्ट जजेज केस 1918 में और एसपी गुप्ता केस भी इसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजीआई टू ए पार्लिया टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर द कॉजेंट रीजन देयरबाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। यानी कि फर्स्ट जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिकमेंडेशन सीजीआई प्रेसिडेंट को देते हैं इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ये रिफ्यूज्ड भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर मिले। अब बात आती है सेकंड जजेज केस 1993 में। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCAR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका नाम है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि सेकंड जज केस किससे रिलेटेड है या किसने फाइल किया था ये केसेस। तो ये एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन याद रखेंगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस हुआ था। सीजीआई ओनली लीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो सीजीआई है वो केवल 2 सीनियर मोस्ट जजों को ही कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के लिए। अब तीसरा जजेज केस होता है दोस्तों 1998 में। पहला 81, दूसरा 93 और तीसरा 1998 में। सीजीआई शुड कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। यानी कि इस तरीके से एक 5 मेंबर की कॉलेजियम आपकी सिस्टम बन गई जिसमें एक सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, और ये सिलसिला तब से चलता आ रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में देख लेते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता था। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेज, possesses original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters. Appointment, posting and promotion are made by the governor of states in consultation with the high court. याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन किसके द्वारा किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है विद द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के द्वारा। और इनके पास ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इन केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केस, दोनों ही केसेस में। क्वालिफिकेशन क्या होता है? शुड नॉट ऑलरेडी बी ए सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपको किसी भी तरह के सर्विस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। और दूसरा है शुड हैव बीन एन एडवोकेट और ए लीडर फॉर 7 ईयर्स। यानी कि 7 साल तक आपको कहीं ना कहीं आपको एडवोकेट होना चाहिए। शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट रिकमेंड करे आपके अपॉइंटमेंट के लिए तब डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिजन रिफॉर्म के बारे में न्यूज है, देख लेते हैं ये क्या है। तो हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज रिलीज्ड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया PSI रिपोर्ट 2021। कौन किया है? तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो अबाउट प्रिजन इन इंडिया के बारे में इन्होंने कुछ रिपोर्ट दी है। क्या दी है आइए देख लेते हैं। प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए
Administration and management of prison is responsibility of respective state government. It is governed by the Prison Act 1894 के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है. प्रिजन मैनुअल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रिजन मैनुअल है उनके थ्रू इनको हैंडल किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड्स रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूटीज ऑन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन एंड प्रिजन इनमेट्स. ठीक है, कौन एडवाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब पैरोल क्या होता है? ग्रांटेड टू द प्रिजनर टू मीट ए स्पेसिफिक एग्जिजेंसी. इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट. तो पैरोल जो होता है वो मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, और ये स्पेसिफिक एग्जिजेंसी के लिए प्रिजनर को ग्रांट किया जाता है. ये इट इज ए सिस्टम ऑफ रिलीजिंग ए प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस सस्पेंड करके प्रिजनर को कुछ समय के लिए रिलीज किया जाता है पैरोल पे. इसको कहते हैं पैरोल. वही अगर हम फरलॉ की बात करते हैं तो मे बी ग्रांटेड आफ्टर ए स्टिपुलेटेड मेंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन. तो कुछ समय बाद आपको ये दिया जाता है फरलॉ जो होता है. पीरियड ऑफ फरलॉ ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस. तो यहाँ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस माना जाता है और यहाँ रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस माना जाता है. ठीक है दोस्तों, ये दोनों में अंतर है पैरोल और फरलॉ में. अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, इसके ऑर्गेनाइजेशंस की कि ये कैसे बनता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो सबसे पहली बात कि ये है क्या. दोस्तों ये सेंट्रल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, याद रखेंगे. और इसका जो सेटअप किया गया था वो 1986 में किया गया था. फंक्शन एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स. Store, coordinate and disseminate information on interstate and international criminals. Provide training facilitate to the personnel of Crime Record Bureau. Function as a national storehouse of fingerprint records of convicted person. ठीक है ना, इनके पास बायोडाटा रहता है क्रिमिनल्स का. Reports released by the NCRB, very important for the prelims point of view. NCRB कितने तरीके के रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया पहली बात, क्राइम्स इन इंडिया और प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया, ये 3 तरीके के रिपोर्ट्स आपको एनसीआरबी भारत में जारी करता है. अब हम बात कर लेते हैं पीएसआई रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया है एनसीआरबी के द्वारा. तो इट प्रोवाइड्स डेटा लाइक नंबर एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स, स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल्स एंड प्रिजन बजट एंड एक्सपेंडिचर. की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या है? तो हाई अंडर ट्रायल्स. तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स आर अवेटिंग ट्रायल. यानी कि अगर आप 10 कैदियों को लेते हैं तो उनमें से 8 कैदी जो होंगे वो अंडर ट्रायल होंगे, यानी कि उनका ट्रायल भी अभी चल रहा है. उत्तर प्रदेश जेल्स रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र. वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल है, आपको प्री में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. तो पहले नंबर पर अंडर ट्रायल केसेस में कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्तर पर बिहार है और तीसरे स्तर पर आपका महाराष्ट्र है. तो यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र. डिसएडवांटेज सेक्शन प्रिजनर्स. 67.5% इनमेट्स बिलोंग टू एससी एसटी इन ओबीसी कम्युनिटी. यानी कि ये भी पाया गया कि जितने लोग कैदी हैं उनमें तो लगभग 68% लोग जो हैं वो तो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. और 80% of under trials are from disadvantaged section of the society. और यहाँ पर आपने देखा जो था कि अंडर ट्रायल केसेज बहुत हैं, उनमें से 80% तो इन्हीं लोगों के अंडर ट्रायल केसेज हैं. आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये है स्थिति भारत में जेलों की, या फिर ये कह सकते हैं जेलों की. हाँ, बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एलोकेट किया जाता है इनको, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सैंक्शनड बजट फॉर 2021-22 हैज इंक्रीज्ड बाय 30% इन कंपैरिजन टू 2020-21. दोस्तों 2023-24 का बजट आपके पास आ चुका है. तो आप अगर आपने बजट देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि इसमें ये आपका जो है जेल के लिए या प्रिजन जो स्टेट रिपोर्ट है, पीएसआई रिपोर्ट जो है, इसमें कितना जो है बजट एलोकेट या इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है 2023-24 बजट में.
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स, एमओपी प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड टू स्टेट्स एंड यूटीज थ्रू एमओपी फॉर यूजिंग मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट इन प्रिजन for enhancing the security of jails, to facilitate the task of information and rehabilitation of prisoners through correctional administration programs. Duration of the project is for 5 years 2021 से 26. Project will cover all states and UTs and cover the following prison types. कौन कौन से prisons हैं? तो सेंट्रल जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, विमेन जेल्स एंड स्पेशल जेल्स हैं, ये सब इनके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। कोर कंपोनेंट ऑफ एमओपी प्रोजेक्ट क्या है? आर वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बॉडी वॉर कैमराज होंगे, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल्स, बगेज स्कैनर, फ्रिस्किंग, सर्च, जैमिंग सॉल्यूशंस एटीसी, करेक्शनल प्रोग्राम्स एटीसी। तो ये सब किया जाएगा एमओपी प्रोजेक्ट्स में। एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स किया जा रहा है। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाने की जरूरत पड़ गई? तो पहला कारण है कि फाइलिंग एग्जिस्टिंग गैप्स इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन जेल्स। तो आपको पता होगा कि जो जेलों की स्थिति है बहुत ही बदतर है, इनको सुधारने के लिए। दूसरा है प्रोवाइडिंग न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट टू जेल्स इन लाइन विद द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, यानी कि जेलों को मॉडर्नाइज करना। रिहैबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स थ्रू करेक्शनल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि उनको कुछ न कुछ सही धारा में जोड़ने के लिए, कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ योजना स्कीम प्रोवाइड कराना। ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंज इन प्रिजन ऑफिशियल्स विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग इनमेट्स थ्रू ट्रेनिंग। ऑफिशियल को भी ट्रेन करना है कि किसी इनमेट को, जो जेल के इनमेट है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, उनका कैसे रख रखाव करना है, चीजों को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीजों ये जो प्रोजेक्ट है इसमें किया जाएगा। अब आते हैं कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी के बारे में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैड सुओ मोटो ओपेंड अ रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच कोर्ट्स अवार्ड द डेथ पेनल्टी, यानी कि कोर्ट ने रिव्यू मांगा है लोगों से सुओ मोटो के जरिए कि आपकी क्या राय है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर या डेथ पेनल्टी के ऊपर, आप लोग हमें राय दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो सके तो अपना जजमेंट देगी कि क्या इसे जारी रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या हो डेथ पेनल्टी का यानी कैपिटल पनिशमेंट का। तो डेथ पेनल्टी कैन बी डिफाइंड एज ए प्रैक्टिस सैंक्शनड बाय द लॉ वेयर बाय ए पर्सन इज पुट टू डेथ बाय स्टेट एज ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम आफ्टर लीगल ट्रायल। तो लीगल ट्रायल के बाद जो उनको पनिशमेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा, डेथ पनिशमेंट, ये आपका डेथ पेनल्टी कहलाती है। यूज्ड एज ए मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम ऑफ इममेमोरियल। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है एज ए पनिशमेंट के तौर पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या है डेथ पेनल्टी को लेकर के इंडिया में? तो 7th शेड्यूल देख लेते हैं। तो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आर अंडर कंकरेंट लिस्ट में आता है, याद रखेंगे। जो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर है ये 7th शेड्यूल यानी कि करेंट कंकरेंट लिस्ट में आता है, लीडिंग टू द वेरियस लॉज डीलिंग विद द डेथ पेनल्टीज। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 का। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 मर्सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो मर्सी पावर ऑफ जो आपका प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 72 होता है, और आपका जो पार्डनिंग पावर गवर्नर होता है आपका 161 होता है गवर्नर का। इंडियन पीनल कोड 1860। दिस लॉ आउटलाइंस द प्रोविजंस ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड लिस्ट्स द ऑफेंसेस फॉर व्हिच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड। ये कौन करता है? तो आईपीसी 1860, ये इसके तहत किया जाता है आपको कि कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी की जरूरत पड़ सकती है। अब भारत में डेथ पेनल्टी और इसके फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्री दैट रिटेन्स कैपिटल पनिशमेंट अंडर डिफरेंट लॉज। सी, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। बाय एंड ऑफ 2021
488 prisoners were on death row in India under serious offences and introduction proposal of more laws with death penalty, such as Punjab and Madhya Pradesh introduced death penalty for causing death by spurious liquor. In 1918, in Bachchan Singh versus Union of State of Punjab, Supreme Court judge upheld constitutional validity of death penalty due to built-in procedural safeguard. तो बच्चन सिंह केस में जो कि 1980 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट जजेज ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रदान कर दी थी डेथ पेनल्टी को, टू बिल्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड। प्रोसीजरल सेफगार्ड को बनाए रखने के लिए जो डेथ पेनल्टी था उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई। किसमें? बच्चन सिंह केस में। आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आप याद रखेंगे। However, it gave the framework for future sentencing judges when deciding between life imprisonment and death sentences. अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेज हुए हैं डेथ सेंटेंस से लेकर के। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में, जो कि हमने ऊपर देखा, कंसीडर एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऑफ क्राइम एंड एक्यूज्ड यूज डेथ पेनल्टी ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज। तो ये याद रखेंगे, ये आपका फ्रेज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज बच्चन सिंह केस में कहा गया था कि जो डेथ पेनल्टी होगा वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में दिया जाएगा। और मिटिगेटिंग फैक्टर ऑफ क्राइम एंड एक्यूज्ड। अब मच्छी सिंह केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ पंजाब 1983 आइडेंटिफाई द मैनर इन विच क्राइम वाज कमिटेड, मोटिव, द एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम। तो इस केस में कहा गया था कि जो डेथ पेनल्टी है वो क्राइम जो किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, उसके पीछे का मोटिव क्या था, वो जो व्यक्ति है उसका एंटी सोशल नेचर कैसा है, मतलब वो कितना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, इसको देख करके डिसाइड किया जाएगा कि डेथ पेनल्टी दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये मच्छी सिंह केस था। अब शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में हुआ था। अनड्यू, इनऑर्डिनेट एंड अनरीजनेबल डिले इन डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशन अमाउंट्स टू टॉर्चर एंड अ ग्राउंड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसमें बात की गई थी कि जो अगर आप किसी को अनमाउंट टू टॉर्चर कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप उनको डेथ पेनल्टी दे दें। अनड्यू माना गया था ये, इनऑर्डिनेट एंड अनरीजनेबल डिले इन डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी में जो देरी हो रही है उसको अनड्यू और अनरीजनेबल माना गया था। किसमें? शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन और डेथ पेनल्टी के बारे में देख लेते हैं कि दुनिया भर में कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं। तो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC हुआ है। सेकेंड, ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स ICCPR हुए हैं। 4 UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन सिंस 2007 फॉर मोराटोरियम ऑन द यूज ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो ये दुनिया भर में कुछ इनिशिएटिव हैं जो डेथ पेनल्टी को लेकर के अपनी मुहिम चलाती है। आगे बढ़ते हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में है। रिसेंटली एट फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट प्राइम मिनिस्टर अर्ज द जुडिशियरी टू स्पीड अप द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल। तो ये आपका है ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज DLSA। ये प्राइम मिनिस्टर से मिल करके इन्होंने कहा है कि जुडिशियरी को आप कहिए कि वो जो अंडर ट्रायल जो केसेस हैं उनकी मात्रा जो है वो स्पीड अप किया जाए, अंडर ट्रायल केसेस को रिलीज किया जाए। अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था, आपको पता होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। It was enacted to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker section. Article 39 का A आपको पता होगा, हमने ऊपर भी चर्चा करी, provides for the free legal aid to the poor and weaker section of the society and ensures justice for all. NALSA आपको पता होगा, has been constituted under the LSA यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू ही नलसा की स्थापना की गई थी।
monitor and evaluate implementation of legal aid programs and to lay down policies and principle of making legal service available under this act. CJI is a patron in chief. NALSA is housed at the Supreme Court of India. Under the act, state and district legal service authorities are also constituted. यानी कि इसी एक्ट के तहत स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। अब थोड़ा सा इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो जो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंडर किससे बना है? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी LSA एक्ट 1987 के थ्रू बनाया गया है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट DLSA फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिल करके ये बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। कंपोजिशन क्या है? तो हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द DLSA। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, लीगल लिटरेसी कैंप्स etc. मेक श्योर दैट जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डिनाइड टू citizens due to the poor economic condition, reduce burden on courts by regulating लोक अदालत conducted by National Legal Service Authority। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री लीगल सर्विस एड एंड अथॉरिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी है और तालुक लीगल सर्विस कमेटी है। ये क्या करते हैं? फिगल लीगल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जो वीकर सेक्शन है या जो नीडी पीपुल है उनको ये फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू अंडर ट्रायल को लेकर के? तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात कहता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 स्टेट्स दैट नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेज मोर देन वंस। तो आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज कहता है कि कोई भी पर्सन को एक ही केस में दोबारा केस नहीं हो सकती, पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इम्प्लाइड स्पीडी ट्रायल एज ए फंडामेंटल राइट इन द गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 22 को देख लेते हैं। डायरेक्ट्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज चॉइस एज वेल। आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 ये रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा। यानी कि अगर declare that any accused who is denied right of a speedy trial is entitled to approach Supreme Court and High Court for the purpose of enforcing such a right effectively. Article 39A free legal aid services for the poor and weaker section of the society। ये है आपका। अब लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग, ये हाल ही में दोस्तों शुरू किया गया है, आपको पता होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की नई पहल है। फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज ए पार्ट ऑफ द थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का ये थर्ड फेज था। ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज ए इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी। इन 2018 स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस Supreme Court declared live telecast of court proceeding part of right to access justice under Article 21 of the Constitutions. Publishing court proceeding is aspect of Article 129 as per which Supreme Court is a court of record. Article 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एक करेंटली 6 हाई कोर्ट्स नेमली गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू देयर चैनल्स ऑन यूट्यूब। तो अपने चैनल के थ्रू यूट्यूब पर लाइव प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि गुजरात हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलोड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। तो सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने किया था, उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया था। अदर प्लेटफॉर्म टू मेक जुडिशियरी मोर इफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। तो क्या है?
तो सुपेस है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये क्या है? एक एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है दैट कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू अ जज। तो सुपेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जो कोई केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस चाहिए होता है, जो जजेज होते हैं, तो जजेज जो है अब ये इस एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग या प्रोसीडिंग्स। और दूसरा है सुआस, इसको कहते हैं न्यूरल ट्रांसलेशन एआई बेस्ड टूल एंड ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। यानी कि सुभाष जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेगा? जो भी प्रोसीडिंग हियरिंग या डिक्री दिया जाएगा प्रोसीडिंग के दरमियान, उनको ट्रांसलेट करता है ये प्लेटफॉर्म। अगला है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी फास्टर सिस्टम to ensure that under trials are not made to wait for days on end behind bars to be released because certified hard copies of their bail order were late to reach the prisons। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि जैसे क्या होता है कि प्रोसीडिंग हो जाने के बाद जो हार्ड कॉपी हो जाता है वो प्रिजनर्स तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। तो इस सिस्टम के तहत कुछ फास्ट प्रोसीडिंग्स की जाएगी, प्रोसेस को फास्ट किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम है फास्टर सिस्टम। Fast track special code set up under centrally sponsored scheme for hearing rape and protection of the children from sexual offences यानी पॉक्सो एक्ट केसेज के तहत ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। अब कुछ नए इनिशिएटिव अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत चलाए गए हैं, जैसे कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक एग्जिबिट वाइटल स्टैटिस्टिक्स एट ए कोर्ट लेवल गिविंग द डिटेल्स ऑफ केसेस instituted cases disposed and pendency। Justice IS Mobile App 2.0 tool for judicial officers for effective court and case management by monitoring pendency and disposal of cases। ये जस्टिस मोबाइल 2.0 है, याद रखेंगे। डिजिटल कोर्ट क्या है? इनिशिएटिव टू मेक कोर्ट रिकॉर्ड अवेलेबल टू जज इन डिजिटाइज्ड फॉर्म टू एनेबल द ट्रांजिशन टू पेपरलेस कोर्ट्स। अब है S3 वास वेबसाइट्स, ये क्या है? तो जेनरेट कॉन्फ़िगर डिप्लॉय एंड मैनेज वेबसाइट्स फॉर पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। अब इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्या होता है? बहुत ही न्यूज में है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड ए प्ली फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग इन रेप केस। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग जो होता है वो प्राइवेट होता है। These are conducted as per the court's discretion in sensitive matters to ensure protection and privacy of party involved। तो रेप केस में इन कैमरा प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। These are conducted at family courts in cases of matrimonial dispute including judicial separation, importance, etc. Also conducted during the deposition of witness of terrorist activity as per the court's discretion to protect them and maintain national security। अब फुल कोर्ट मीटिंग ये क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड अ फुल कोर्ट मीटिंग। फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मींस वन व्हिच इज अटेंडेड बाय ऑल जजेस ऑफ अ कोर्ट। इसको कहते हैं हम जिसमें सारे कोर्ट के जजेस यहाँ पर उपस्थित होते हैं। There are no written rules dealing with this. As per the convention, full court meetings are called by the CJI to discuss issues of importance to judiciary. Such meetings are used to arrive at a common solution to deal with the problems that beset country's legal system and to make any amend in administrative practice of the court। Language in higher judiciary article 348 का 1 याद रखेंगे। 348 clause 1 of the constitution provide that the all proceedings in Supreme Court in every high court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides। No law has been made in this regard by the Parliament so far। Article 348 clause 2 क्या कहती है? Provides that the governor of the states may, with previous consent of the president, authorize the use of the Hindi language or any other language used for any official purpose of a state in proceedings of high courts। तो अब ध्यान से देखेंगे आर्टिकल 348 का 2 क्लॉज, ये कहता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट के कंसेंट से
ये हिंदी लैंग्वेज को ऑथोराइज कर सकता है इन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज जो उस स्टेट का हो। लेकिन उससे पहले आपको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा, यानी गवर्नर को लेना होगा। अब कुछ छोटे-छोटे न्यूज़ हैं, इनको देख लेते हैं जुडिशियरी से रिलेटेड। तो टेली लॉ सर्विस क्या है? तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइन्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा on integrated delivery of legal service. As per the agreement, NALSA will provide service of 700 lawyers in each district exclusively for tele law program. These impaneled lawyers would act as a referral lawyers and assist in strengthening the mechanism of dispute avoidance and dispute resolution at a pre-litigation stage. दोस्तों इसमें कुछ नहीं, आप पढ़ के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लॉन्च इन 2017 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसके द्वारा टेली लॉ सर्विस लॉन्च किया गया था 2017 में। टेली लॉ इनिशिएटिव इज ए रिलायबल एंड एफिशिएंट ई इंटरफेस एंड प्री लिटिगेशन टूल है ये। टेली लॉ मेन स्ट्रीम्स लीगल एड टू marginalized seeking legal help by connecting them with a panel lawyers through tele-video conferencing infrastructure available at a common service center across 1 lakh gram panchayat. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल क्या है? तो इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशंस फॉर स्पीडी फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ लाइसेंस permissions registration etc. It is launched by the Ministry of Information and Broadcasting. It is a simple and user friendly web portal that would bring transparency, accountability and responsiveness in the ecosystem. It will reduce the turnaround time of application and at the same time will help applicants track the progress. Bodily autonomy and integrity. ये क्या है? इसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट द नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू वैक्सीनेटेड एज बॉडली ऑटोनॉमी integrate integrity are protected under article 21 of the constitution. It also said that government can impose restriction on individual rights in public health interest if these restrictions meet the threefold requirement laid down by the Supreme Court in case Puttaswamy case: legality, legitimate need and proportionality. Bodily autonomy and integrity is the right of each human being, including children, to autonomy and self-determination over their own body. यानी कि ये किया गया था, ये आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड था कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें जो होता है वो राइट होता है, जिसको हम कहते हैं बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी। इसके अंतर्गत क्या कहता है? लीगैलिटी, लेजिटिमेट एंड प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज वायलेटेड बाय एनी अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन, यानी बिना किसी से अनुमति लिए हुए फिजिकल इंट्रूजन अगर आप करते हैं तो ये वायलेट माना जाएगा इस चीज का। अब आगे बढ़ते हैं। तो सील्ड ओवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? इट इज ए प्रैक्टिस यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट फॉर ऑफ आस्किंग फॉर एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज इन sealed envelopes that can only be accessed by judges. No specific law does define the doctrine of sealed cover. Need क्यों है इसकी? To protect dignity of survivor of sexual assault or child abuse which may affect their future life. If the matter pertained of Official Secret Act, protect ongoing investigation. तो ये पर्पस है sealed cover jurisprudence के। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रेफर्ड टू इट्स लार्जर बेंच टू हियर इशू ऑफ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। तो टैब इज साउट व्हेन अ केस अगेंस्ट अ पर्सन हैज बीन और इज लाइकली टू बी फिल्ड इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम वन इन विच ही और सी इज लाइकली टू बी अरेस्टेड। तो ये तब किया जाता है जब जो है वो किसी और स्टेट में जाकर के क्राइम किसी और स्टेट में किया गया हो और किसी और स्टेट में अरेस्ट किया गया हो। Purpose of transit bail is to allow the person bail to so they can approach appropriate court in a state in which case has been filed for anticipatory bail. Tab is not defined and mentioned under CRPC. याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
Section 438 of CRPC talks about grant of bail to a person anticipating arrest. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत ही न्यूज में है दोस्तों। रिसेंटली CJI asserted that there will be at least one constitutional bench functioning throughout the year in the Supreme Court, यानी कि कम से कम एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट में जो थ्रू आउट द ईयर काम करेगा। Presently, a total of 492 constitutional bench matters involving 53 main cases involving key question of law and constitutional interpretation remains pending in the Supreme Court. Constitutional bench is a bench of the Supreme Court having 5 or more judges on it. Very, very important. Presently, they are set up by CJI on an ad hoc basis as and when need arises. यानी कि जब जरूरत पड़ती है CJI इनका गठन करते हैं। Constitutional benches are set up only if one or more of the following circumstances exist. Very, very important है, याद रखेंगे कब गठन किया जाता है। Article 143 case involves a substantial question of law pertaining to the interpretation of the constitution, यानी substantial question of law होना चाहिए, interpretation of constitution होना चाहिए under Article 143. Article 145 का 3 President of India has sought the Supreme Court opinion on a question of fact or law under Article 143. तब गठन हो सकता है 2 or more 3 judges benches of a Supreme Court have delivered conflicting judgment on same point of law, thus warranting a definitive pronouncement by a larger bench. A later 3-judge bench doubts the correctness of a judgment delivered by a previous 3-judge bench of Supreme Court and decides to refer to a larger bench for a reconsideration of the earlier judgment. यानी कि अगर पहले कोई 3-judge bench कोई फैसला दे चुकी हो और बाद में 3 जज और फिर से 3 जज बेंच को लगता है कि इसमें कुछ सस्पिशियस जैसी चीज है, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेंटर इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल परस्यू क्यूरेटिव पिटीशन सीकिंग एनहांसमेंट ऑफ द कंपेंसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो क्यूरेटिव पिटीशन इज ए लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन होता है दोस्तों, ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल टू ए पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड, यानी कि जिस पर्सन का रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है तो वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकता है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, was given by Supreme Court in the case of रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केस। तो इस केस में कहा गया था, ये आपका नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ये इस केस में सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन आया था, किसमें? रूपा अशोक हुर्रा और अशोक हुर्रा एंड अनदर केस में। रिव्यू पिटीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन के बारे में चर्चा की गई है। एम्पावरिंग सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। A split verdict क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट delivered a split verdict in Kerala hijab case ban. A split verdict is passed when bench cannot decide one way or other in a case either by a unanimous decision or by a majority verdict. तो अभी आपको पता होगा कर्नाटका हिजाब केस में ये स्प्लिटिंग वर्डिक्ट आया था, एक जज ने कुछ कहा, दूसरे जज ने कुछ और कहा, इसीलिए फैसला वहीं पे रद्द हो गया। इसको कहते हैं हम स्प्लिटिंग वर्डिक्ट। Normally, judges sit in a bench of odd numbers 3, 5, 7, etc. For important cases, in case of a split verdict, case is heard by a larger bench constituted by CJI. तो अब इस केस को हैंडल करने के लिए CJI लार्जर बेंच बनाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस ज्यूडिकेटा, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस ज्यूडिकेटा इज अट्रैक्टेड नॉट ओनली सेपरेट सब्सिक्वेंट proceeding but also a subsequent stage of same proceeding। अब रेस ज्यूडिकेटा का मतलब होता है a matter judged is the principle that a cause of action may not be re-litigated once it has been judged on the merits. It provides finality to litigation and protect parties from being vexed by same matter twice. It is defined under the section 11 of the CRPC, यानी कि ये CRPC नहीं है, CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में इसके बारे में चर्चा किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ द
पिथ एंड सबस्टांस, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो पिथ मीन्स ट्रू नेचर ऑफ एसेंस, ट्रू नेचर और एसेंस ऑफ समथिंग। पिथ का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या एक्चुअल में मीनिंग है, उसको हम एसेंस कहते हैं। एंड सबस्टांस मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। It says that where the question arises of determining whether a particular law relates to a particular subject mentioned in one list or another, court looks to substance of the matter. Thus, if substance falls within union list, then incidental encroachment by law on a state list does not make it invalid. Supreme Court in various cases like Calcutta Gas Company case, India Cement Limited versus State of Tamil Nadu case 1990, जिलू भाई नाना भाई कछार केस 1994 हुआ था, referred to the principle of pith and substance. It is essential to ascertain the true nature of the character of the legislation for the purpose of the determining a list under which it falls. Right दोस्तों, तो pith and ये आपका substance है। इसका मतलब होता है, इसका उपयोग तब किया जाता है दोस्तों जब कोई ऐसा केस है जिसमें जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन है, जो प्रोविजन किया गया है, वाकई में उसका एसेंस वही है जो इस केस पर अप्लाई होना चाहिए, तब इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टांस कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये दोस्तों जुडिशियरी के टर्म्स हैं, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि लॉ के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम दैट व्हाट cannot be done directly cannot also be done indirectly. It depicts the notion that legislation cannot be used under color or guise of power which was conferred for one purpose and use it for the some other purpose which is otherwise not valid. It is built upon founding stones of doctrine of separation of power. It is a tool devised and applied by Supreme Court to interpret constitutional provision to avoid any unjust and fraudulent use of Indian laws. In Balaji versus State of Mysore case, Supreme Court held that order of reserving 68% of seats for students belonging to the backward classes was violative of Article 14 in disguise of making a provision under Article 15(4). अगला है लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि LCI क्या है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता होगा, सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है विद जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी एज इट्स हेड। तो ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 42nd है उनका बनाया गया है इनकी अध्यक्षता में। लॉ कमीशन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। सिंस देन 21st लॉ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड ईच विद अ 3-year टर्म। तो 3-year टर्म होता है लॉ कमीशन का। तो क्या है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों, ये फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ए मेंबर ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। फंक्शन क्या है, तो mandated to undertake a comprehensive and critical examination of existing laws. It is an advisory body to Ministry of Law and Justice. अब ग्राम न्यायालय के बारे में देख लेते हैं कि क्या है ग्राम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट साउट a response from all high courts on 2019 plea seeking a direction to center and all states to set up ग्राम न्यायालय। As of the December 2021, 476 ग्राम न्यायालय has been notified by 15 states and 256 are operational in 10 states. About GN, Law Commission in its 140th report suggested establishment of GNs. In 2008 पार्लियामेंट पास्ट ग्राम न्यायालय एक्ट, याद रखेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स है ग्राम न्यायालय के, क्या, तो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल। A state government in consultation with the High Court will appoint a न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय, याद रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अब ये क्या करता है, तो ट्राई क्रिमिनल केसेज, सिविल सूट्स, क्लेम्स ऑफ डिस्प्यूट्स शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय हाई कोर्ट। दे शैल नॉट बी बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब नार्को टेस्ट क्या है ये देख लेते हैं।
क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहा है। इन ए नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट इसको भी कहते हैं, ए ड्रग कॉल्ड सोडियम पेंटाथल इज इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ एक्यूज्ड व्हिच ट्रांसपोर्ट्स देम टू ए हाइप्नोटिक और sedated state. Sodium pentothal or sodium thiopental is a fast-acting, short-duration anesthetic that belongs to a barbiturate class of drugs. Act on central nervous system as a depressants. According to the Supreme Court, Selvi versus State of Karnataka, narco analysis या polygraphs and brain mapping test cannot be forced upon any individual without their consent. Test result cannot be admitted solely as evidence. Very very important from the prelims point of view. जो भी नार्को एनालिसिस में किया जाता है, पहली बात तो ये फोर्स्ड नहीं किया जा सकता इंडिविजुअल के ऊपर इसको करने के लिए, और दूसरा चीज जो भी रिपोर्ट आएगी उसको एज एविडेंस आप प्रस्तुत नहीं कर सकते कोर्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अब ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इनॉग्रेटेड NFAIS। ये क्या है? तो कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स प्रोजेक्ट है, डेवलप्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा है। तो ये हेल्प करेगा क्विक एंड इजी डिस्पोजल ऑफ केसेज में। और ये क्या है? तो यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर है टू ईच पर्सन जो अरेस्ट किए गए हैं फॉर क्राइम, उनको ये असाइन करेगा, दिया जाएगा। This unique ID will be used for person's lifetime and different crime registered under different FIR will be linked to the same, ये आपका NFA जो है, यानी कि नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। अब हम देख लेते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड। अच्छा, इसमें ये है कि अर्लियर मध्य प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू आइडेंटिफाई अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू NFIS, यानी कि MP जो है ऐसा करने वाला, इस तरीके से एक पर्सन की पहचान करने वाला पहला स्टेट बन गया है, यानी कि NFN के थ्रू पहचान करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है। अब बात करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स एट ए NCLT फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years, व्हिच ईयर इज अर्लियर। NCLT established 2016 में हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एडजुडिकेट्स मैटर रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC एंड कंपनीज लॉ, इसको ये हैंडल करती है, सुनती है इनके विवादों को। इट हैज टोटल 28 बेंचेज है टोटल, विद द प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली में है इसका। अब सेवरल स्टेट यूटीज क्या है? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, यानी कि क्राइमैक। अब क्राइमैक क्या है? तो सेवरल स्टेट एंड यूटीज हैव not uploaded a single alert on CRIMAC. CRIMAC was launched in 2020 by the Ministry of Home Affairs to share information on crime and criminals 24/7 with various law enforcement agencies and ensure a seamless flow of information among them. Application run by the NCRB aims to help in early detection and prevention of crime incident across the country. तो ये बात है आपका, ये याद रखेंगे दोस्तों। ये था हमारा सेक्शन जुडिशियरी का। अब जो हमारा पॉलिटी का अगला सेक्शन होगा वो इलेक्शंस का होगा, वो 5th चैप्टर होगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।